हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी का सार, जो कि एक बुक है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसका प्राइस आती है, इसका प्राइस लगभग यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 480 रुपया दे रखा है एंड इसमें 50% का डिस्काउंट मिलता है एंड वो आप ये आपको 240 रुपये में इजली मिल जाएगा। तो इस वीडियो से इससे इसमें हम इस बुक का टाइप बाई टाइप मतलब पार्ट बाई पार्ट वन मैं अपलोड करता जाऊंगा। अगर एंड आपका बुक ये नहीं है तो आप लेना चाहो तो बाय कर सकते हो। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो फिर आपको बुक सेंटर पर रजिस्टर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड इसको लास्ट तक अंतिम करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो को लास्ट तक। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में उस बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है दोस्त, सबसे पहले इसमें देखो कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को हम एनसीईआरटी के सार से सबसे पहले शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले दिया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कि 1773 ईस्वी में आया था, वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो वो उसका आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में। भारत भारतीयों को भारत के प्रशासन में भारतीयों को भारत के शासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो वो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अच्छा, दूसरी है भारतीय विधान परिषद। जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, मतलब भारतीय विधानसभा जो होती है वो बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। केंद्रीय जो विधानमंडल है उनको सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को भारत के जो राष्ट्रपति हैं जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम के से प्रेरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। आपने ध्यान रखना है कि 1935 में बहुत सारे कांड हुए थे, जिसमें से 4-5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक तो है कि पहला तो है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। इसको हम बाद में समझेंगे, इसके पहले 4 टॉपिक देख लेते हैं। पहला 1935 है जो कि भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति को प्रेरित किया गया है। और दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। और फिर है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अब फिर एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये चारों को आपको ध्यान में रखनी है, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आप इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड एक ब्रैकेट में दे रखा है जिसको भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इसमें नोट करके दिया गया है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। आपको जो वर्ड्स ऑड लगेगा, जो वर्ड्स समझ में नहीं आएगा, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख देना। मैं उस टॉपिक को एकदम डिटेल एक्सप्लेन रहूँगा, ठीक है। तो भारत
तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया? तो 10 लाख जनसंख्या के पर 1 भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों में विभिन्न अब थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देना है दोस्त, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये याद रखना है। भारत का संवैधानिक विकास, मतलब भारत के संवैधानिक विकास में क्या क्या रहा, क्या क्या नहीं रहा। तो इसमें दो चीज़ आए थे, एक तो आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा आता है ब्रिटेन ब्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आते हैं, सबसे पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में मैंने पढ़ा रखा, 1773 ईस्वी में आया था। फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 ईस्वी में आया था। उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट जो आता है वो है चार्टर एक्ट 1793। दूसरा 20 साल के बाद आता है, अब 1793 में 20 ऐड करोगे तो चार्टर एक्ट 1813 आ जाएगा। फिर इसमें 20 ऐड करोगे तो चार्टर एक्ट 1833 आ जाएगा। फिर इसमें 20 ऐड कर दोगे तो चार्टर एक्ट 1853 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रिटेन ब्राउन के अंतर्गत जो आता है, सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम, जो कि 1858 में आया था। फिर आता है एक तो आता है सबसे पहला जो होता है भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 3 लगातार आता है, 4 लगातार, 3 लगातार आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, 3 साल बाद। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1882। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। और उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1947। तो मेरे ख्याल से ये आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा एंड इसको आपको याद कर लेना है दोस्त। मैं इसका एक अच्छा आपको एक ट्रिक बताऊंगा, नीचे कमेंट आप जरूर कर देना। अगर नहीं याद हो रहा तो मैं इसका ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद ही हो जाएगा। तो नीचे कमेंट जरूर करना दोस्त। एंड इसके साथ मैं आपसे वीडियो से समाप्त होता हूँ। एंड ओके बाय, गुड नाइट। मैं नाइट के टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।